Hello aspirant, welcome you all. So currently we are dealing with the chapter sexual reproduction in flowering plants class 12th का। और उसका हमने जो है लेक्चर 1 जो है ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें के ऊपर बात की थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो फ्लावर के अंदर होगा, और फ्लावर जो होता है वो साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फ्लावर जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या-क्या इवेंट्स होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अ, जो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें भी इवेंट्स जो है रिप्रोडक्शन की वो सेम ऐसे ही रहने वाली है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि ये जो है हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और वो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। हम थोड़ा-सा रिकैप करेंगे इसमें फर्स्ट लेक्चर को, कि सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। फ्लावर जो होता है वो पार्ट होता है शूट का, यानी कि शूट अपिकल मेरिस्टम का। उसमें मॉडिफिकेशन होकर फ्लोरल मेरिस्टम बनती है, उससे कंप्लीट फ्लावर बनता है। स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर का, उसमें हमने सबसे नीचे देखा था पेडिसल, जिसको स्टॉक कहते हैं। उसके ऊपर थैलेमस यानी कि रिसेप्टिकल होता है, फिर कैलिक्स होता है, फिर कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। गाइनोशियम कंसिस्टिंग ऑफ द पिस्टल एंड कार्पल का बनता है, और मतलब बहुत सारे कार्पल्स और पिस्टल मिलकर गाइनोशियम बनाता है। और एंड्रोशियम जो है उसके अंदर आता है स्टेमन्स। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव वॉल होता है। कैलिक्स एंड कोरोला एक्सेसरी वॉल होता है, ये मदद करता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को। फ्लावर साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इवेंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगी, जिसमें गैमीट का बनेगा। और गैमीट दो तरह की हो सकती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि फीमेल जो स्पोर होता है वो, और मतलब फीमेल गैमीट, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि जो हमारा मेल स्पोर है वो, ठीक है, मेल गैमेट है वो। इसके बाद गैमेट की ट्रांसफर होगी थ्रू द पॉलिनेशन। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस था हमारा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर जो है शीड, फूड, फ्लावर और इंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। सबसे पहले हमने स्टेमन जो है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर देखा था कि नीचे जो होता है प्रॉक्सिमल एंड होता है स्टेमन का, जो कि अटैच रहता है या तो थैलेमस या पेटल या पेरियांथ, किसी भी चीज़ से अटैच हो सकता है। उसके ऊपर फिलामेंट होता है, और सबसे ऊपर बल्ज पार्ट होता है एंथर, जो कि बाइलोब्ड होता है और दो थीका होता है हर एक लोब में, जिसको हम डाइथीकस कहते हैं। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था कि यहाँ से जो है एंथर डेहिस करेगा, फटेगा और पॉलन रिलीज होता है। उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं थीका के अंदर, और यहाँ से बनता है माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और वहाँ से मिलता है हमें पोलन ग्रेन, जो कि पोलन शैक के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखा। सबसे बाहर की जो 3 लेयर होती है वो हेल्प करता है उसके प्रोटेक्शन में और एंथर की डेहिसेंस में, फटने में। जिसमें आता है लेयर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर। बीच में उसके बाद आता है हमारा टेपेटम, जो कि नरिश करता है डेवलपिंग जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है उसको। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसकी कंडीशन होगी। उसके अंदर टेपेटम के अंदर हमें स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिलता है, जो कि होमोजेनस होता है, एक सा और कंप्लीटली मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इसके बाद मैंने प्रोसेस बताया था आपको कि माइक्रोस्पोर जो होता है मील गैमेट, उसकी बनने की प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हर एक सेल जो होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का वो एक पोटेंशियल पोलन होता है, जिसको हम पोलन या फिर पोलन मदर सेल भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड ही उसकी डिप्लॉइड होती है। उसमें मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसे बनता है हमें माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड। इसके बाद एंथर डेहिस करेगा और मैच्योर हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें पोलन ग्रेन मिल जाता है, जो कि हैप्लॉइड होगा। इसके बाद मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बताया था कि इसमें जो है 2 तरह की सेल होती है, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी सी होती है, और उसमें जो होता है इरेगुलर शेप की न्यूक्लियस होती है। और जो जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है, उसमें स्पिंडल शेप की न्यूक्लियस होती है। इसके बाद इसकी लेयरिंग की बात की थी तो इंटाइन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। इसमें सेलुलोज और पैक्टोज जो है, मतलब हम यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटाइन होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसमें सेलुलोज और पैक्टोज का बनता है। और जो एक्साइन होता है वो नॉन कंटिन्यूस होता है, वो बनता है स्पोरोपोलानिन की। और स्पोरोपोलानिन जो है सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ के द्वारा। कोई भी एसिड उसको डिकम्पोज या डिहाइड्रेट नहीं कर सकती है। तो इसमें एक्साइन वाली पार्ट जो होती है, यहाँ पे हमें जर्मपोर देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ एक्साइन में होता है, ताकि यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर आए। इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, दैट इज द 60% जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें पोलन रिलीज होता है 2 सेल स्टेज पे, और रिमेनिंग 40% में 3 सेल स्टेज पे पोलन क्या होती है, रिलीज होती है। जो जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर माइटोसिस होगा, और वहां से हमें क्या मिलेगा, दैट इज मेल गैमेट हमें मिल जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पोलन एलर्जी और न्यूट्रिशन से।
ठीक है, तो पोलन का हमने डायग्राम देख चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक को, पोलन एलर्जी और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन कौन कौन सी एलर्जी कॉज करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये कॉज करता है अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स जो होता है वो सब कॉज करता है पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास या फिर डूब ग्रास भी कहते हैं। जो टैबलेट्स होता है, पोलन की जो टैबलेट्स और सिरप्स होती है वो भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है, और ये हेल्प करता है इन द इंक्रीजिंग परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो टैबलेट्स एंड सिरप्स जो है ये अवेलेबल होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये जो हॉर्सेस होती है उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है टैबलेट्स दिया जाता है, दैट इज द पोलन किट जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पोलन की वायबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि पोलन की वायबिलिटी कितनी देर की है, कितने टाइम के बाद, मतलब कितने दिन तक उसको स्टोर किया जा सकता है ताकि वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करे, और फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ से मतलब पोलन ग्रेन अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो पोलन की जो वायबिलिटी है इसमें रोजेसी फैमिली की बात कर ले, सोलेनेसी फैमिली की बात कर ले, और लेग्यूमिनेशी फैमिली की बात कर ले। इन तीनों फैमिली के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखा है हमारे क्लास 11th वाले चैप्टर में। तो सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेशी जो होता है, यहाँ से डायरेक्टली PYQ आ चुका है। इन तीनों के अंदर जो है पोलन वायबिलिटी होती है बहुत मतलब कुछ मंथ्स तक रह सकता है। लेकिन जो वीट और राइस होता है, इसमें पोलन वायबल रहता है कुछ मिनट्स या फिर कुछ आवर्स, यानी कि कुछ घंटे के लिए। ठीक है, इसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि -196 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन जो है उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। सिर्फ पोलन नहीं, उसको बहुत सारी चीज़ों जो है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम ब्लड की बात कर ले, या फिर कुछ भी किसी भी तरह का सैंपल हो गया, उसको हम स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि वो हमारे आगे भी काम आए। ठीक है, इसके बाद जो पोलन ग्रेन्स होता है ये जनरली स्फेरिकल होता है। इसकी डायमीटर की बात कर ले तो ये 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और दैट इज पिस्टिल या फिर कार्पल। तो इसमें भी 3 पार्ट्स होता है यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जिसमें स्टिग्मा जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, ये लैंडिंग पार्ट होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पोलन जो होता है वो आके लैंड करता है। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे आके पोलन जो होता है वो क्या करता है, दैट इज लैंड करेगा, यहाँ पे रुकेगा। इसके बाद जो लंबी सी स्टॉक होती है यहाँ पे भी इसको कहते हैं स्टाइल। तो स्टिग्मा प्लेटफॉर्म होता है, उसके नीचे आता है स्टाइल, जो कि लॉन्ग और स्लेंडर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और नीचे बल्ज्ड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है। ठीक है, इस ओवरी के अंदर हमें देखने को मिलता है ओवेरियन कैविटी, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि हमारे ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक तरह का फैट कसन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद एक फ्लावर में अगर एक कार्पल या एक पिस्टिल है तो इसको कहते हैं, इस कंडीशन हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक है, कार्पल का मतलब होता है, कार्पल या पिस्टिल का मतलब होता है मतलब कि फीमेल वाला पार्ट। तो जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज द कार्पल या पिस्टल की बात कर ले, मतलब फीमेल गैमेट नहीं, फीमेल मतलब ऑर्गन की बात कर ले। तो एक पिस्टिल और एक कार्पल की बात कर ले तो ये मोनोकार्पेलरी कंडीशन होती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल या फिर कार्पल हो तो उसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं। अब मल्टीपल है मतलब बहुत सारे पिस्टिल या कार्पल है, वो या तो फ्यूज़ हो सकते हैं, मतलब एक के साथ फ्यूज़ होके रह सकता है, मतलब एक साथ जुड़ के रह सकता है वो कार्पल, या फिर वो फ्रीली रह सकता है। तो ये अगर फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ तो ये कंडीशन होती है सिनकार्पस। ठीक है, दूसरा अगर ये फ्री है, कार्पल जो फ्री कंडीशन होती है वो होती है एपोकार्पस। तो सिनकार्पस वाली कंडीशन जो है इसकी एग्जांपल हो जाती है पापावर। ठीक है, पापावर एग्जाम्पल याद रखेंगे। और जो एपोकार्पस होता है इसका एग्जाम्पल होता है माइकेलिया, जिसमें कि फ्री हमें कार्पल देखने को मिलता है। तो माइकेलिया एग्जाम्पल है एपोकार्पस का, और सिनकार्पस में आता है पापावर, दोनों को हम याद रखेंगे। इसके बाद जो है ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद हमें फ्रूट देता है, और ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें क्या देता है, दैट इज सीड देता है। इसके बाद हम जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, वैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम जो है इसको हम कहते हैं ओव्यूल, और यहाँ पे जो है हम बेसिक सी हमारे ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम जो होता है इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको प्लेसेंटा पढ़ाया। प्लेसेंटा के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, दैट इज द मतलब ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया है प्लेसेंटा, अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने आपको प्लेसेंटा दिखाया है, इससे अटैच ऊपर की तरफ हम अभी एनाट्रोपस ओव्यूल को पढ़ेंगे। तो एनाट्रोपस ओव्यूल में सबसे पहले वो प्लेसेंटा से जो स्ट्रक्चर अटैच होता है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल
फ्यूनिकल जो है वो कनेक्ट करता है बॉडी को ओव्यूल के साथ, मतलब ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। तो ये जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम वो जंक्शन होता है जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मीट करता है। ठीक है, इसके बाद अंदर पार्ट्स आता है हमारा इंटेगुमेंट, जो कि आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट होता है। दो इंटेगुमेंट हमें देखने को मिलता है। जो आउटर इंटेगुमेंट होता है इसको हम कहते हैं टेस्टा। यहाँ से पीवाईक्यूज आ चुका है, इसको आप याद रखेंगे। और जो इनर इंटेगुमेंट है उसको कहते हैं हम टेजमेंट। ठीक है, तो आउटर टेस्टा है और इनर टेजमेन है। इसके बाद जो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है जहाँ पे वो स्ट्रक्चर जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, जहाँ पे दो कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, और नीचे जो होता है, ऊपर जो है यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन होता है और नीचे जो बेसल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा न्यूक्लियस का सेल होता है, ये न्यूक्लियस वाला सेल है। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियस वाले सेल जो होती है, हर एक न्यूक्लियस की सेल जो होती है उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मेगास्पोर मदर सेल बनाए। तो हर एक मतलब एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की जो सेल होती है वहाँ से हमें मिलती है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी डिप्लॉयड कंडीशन वाली। और सेम एज माइक्रोस्पोर की तरह यहाँ पे भी मेगास्पोर में भी मेगास्पोर मदर सेल जो है यहाँ पे मियोसिस होगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेगास्पोर मिल जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं मेगास्पोर बनाने के प्रोसेस में। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको कहते हैं उसको हम अभी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है हमारे पास डिप्लॉयड कंडीशन वाला। अब इसके अंदर हम रिडक्शनल डिवीजन करेंगे यानी कि मियोसिस करेंगे, सेम जैसे हमने वहाँ पे माइक्रोस्पोर बनाया था। तो मियोसिस करने से हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मेगास्पोर मिलेगा जो कि हैप्लॉयड कंडीशन में होगा। इस 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाता है, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाता है। हमारे पास सिर्फ 1 मेगास्पोर बचता है जिसको हम स्पोर कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 डीजेनरेट हो चुका है, सिर्फ एक हमारे पास स्पोर बचा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम दैट इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात कर ले तो न्यूक्लियस में पहले एक न्यूक्लियस रहेगी, मतलब अब यहाँ पे हमारे पास स्पोर आ चुका है, लेकिन जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है वो चलती रहती है। सबसे पहले एक न्यूक्लियस वाली स्टेज आएगी, फिर आएगी 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज, उसके बाद 4 न्यूक्लियस बनेगी, उसके बाद 8 न्यूक्लियस बनेगी। ठीक है, एक सेल के अंदर ही इतनी सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि कैसे ये खुद को क्या करता है, अरेंज करता है। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस, फिर 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस और फिर 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होगा, ये जो 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज है, अब ये क्या करेगा, खुद को अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा, तो इस पूरा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इम्ब्रियोसैक, जिसमें क्या है हमारे पास 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज है, 4 ऊपर 4। तो हमारे पास है दैट इज इम्ब्रियोसैक है, इसको हम गेमेटोफाइट कहते हैं। ये 7 सेल्ड का होता है और 8 न्यूक्लिएटेड यहाँ पे स्टेज होती है। ये मैच्योर करेगा। अब मैच्योर करके ये कैसे 7 सेल्ड न्यूक्लिएट स्टेज बनाता है, वो खुद को मतलब अरेंज कर रहा है, ये वाला कंडीशन होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो सबसे पहले 3 सेल ऊपर खुद को अरेंज करेगा, नीचे 3 सेल खुद को अरेंज करेगा, मतलब चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड दोनों पे ही 3-3 सेल खुद को अरेंज करता है और हर एक सेल का अपना एक न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, मतलब 3 सेल, टोटल 7 सेल हमें बनाना है और न्यूक्लियस 8 को रखना है। तो ऊपर 3 सेल हो गया, उसकी 3 न्यूक्लियस, नीचे 3 सेल हो गया, उसकी 3 न्यूक्लियस, तो ये पे 6 हो गया। ठीक है, अब जो बीच में है स्पेस, उसको हम कहते हैं दैट इज द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल जो होता है, मतलब ऊपर की जो सेल्स होती है उसको कहते हैं एंटीपोडल्स, और नीचे वाली जो स्टेज होती है उसको कहते हैं हम दैट इज द एग apparatus, जिसमें कि 2 मतलब साइनर्जिड होता है और एक होता है एग सेल यानी कि मेल गैमेट। ठीक है, इसके बाद बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे स्टेज है जहाँ पे आता है हमारा एग apparatus मिल के बनता है एग सेल और साइनर्जिड से मिल करके। तो ये दोनों जो है ये साइनर्जिड है और ये जो बीच में है ये एग सेल है, जिसको हम मेल गैमेट भी कहते हैं। जो यहाँ पे हमारा साइनर्जिड है, साइनर्जिड में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus, जो कि साइनर्जिड के अंदर देखने को मिलता है। और जो फिलीफॉर्म apparatus होता है, इसका काम होता है कि ये गाइड करता है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन आता है, मतलब पोलन ट्यूब जब राइज करती है, इसके अंदर इंटर करती है, इसके अंदर दैट इज हमारे इम्ब्रियोसैक के अंदर, तो यहाँ पे ये फिलीफॉर्म apparatus ही क्या करता है, उसको गाइड करता है, उस पोलन ट्यूब को। इसके बाद चलते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज दी पॉलिनेशन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। तो पॉलिनेशन की बात कर ले तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। मतलब
मेल की जो पार्ट है दैट इज़ द एंथर है, वहाँ से स्टिग्मा जो है फ्लावर का, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ तक जो पॉलन का ट्रांसफ़र है, पॉलन ग्रेन जो हमारा बन चुका है वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र होना है फीमेल पार्ट तक, स्टिग्मा तक। तो इस प्रोसेस को पूरा हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन का सोर्स क्या है, इस हिसाब से पॉलिनेशन बहुत सारे तरह का हो सकता है। सबसे पहले इसमें है ऑटोगैमी, इसके बाद है जिटोनोगैमी और तीसरा है हमारे पास जीनोगैमी। जो ऑटोगैमी वो कंडीशन होता है जिसमें कि पॉलन की ट्रांसफर होती है विद इन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के बीच में, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो, उसी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलन की ट्रांसफर हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वाला कंडीशन ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब खुद के बीच में ही गैमीट का ट्रांसफर। जिटोनोगैमी वो कंडीशन होती है जिसमें कि विद इन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब एक प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर के बीच में क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब पॉलन का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जेनेटिकली सेम जीन्स का होगा क्योंकि यहाँ पे सेम ही प्लांट है, तो यहाँ पे जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन फंक्शनली अगर हम बात करें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे फ्लावर क्या है, दो अलग अलग है। लेकिन ऑटोगैमी में क्या होता है कि ऑटोगैमी में फ्लावर भी क्या होता है, सेम होता है। जीनोगैमी वो कंडीशन होता है जहाँ पे पॉलन की जो ट्रांसफर होती है, पॉलिनेशन जो होती है वो अनदर फ्लावर होता है, मतलब दूसरे प्लांट का दूसरे फ्लावर के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टोटली क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है जीनोगैमी में। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन आती है चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। चेस्मोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो खुला हुआ नहीं रहता है, यहाँ ऑलवेज हमेशा ऑटोगैमिस कंडीशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है। मतलब बहुत बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फ्लावर जो है वो खुला नहीं है, तो उसके अंदर जो है कोई सा भी पॉलिनेटिंग एजेंट आ नहीं सकता है, यहाँ पे किसी और का पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता है। तो नहीं आएगा तो वो कंडीशन क्या होती है, खुद के बीच में ही ऑटोगैमी हमें देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होगी। और बहुत बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसको कहते हैं हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। उसके ब्रीडिंग में क्या होता है, मतलब एक ही तरह का क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमीट की ट्रांसफर होती है, एक ही तरह के जो है सारे वेरिएंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास दैट इज वायोला यानी कि कॉमन पेंसी, और दूसरा होता है ऑक्सैलिस यानी कि कोमेलिना। ठीक है, दूसरा कंडीशन है इसमें क्लिस्टोगैमी, जिसमें कि फ्लावर क्या रहेगा, दैट इज क्लोज्ड फ्लावर रहेगा। तो ये था हमारा यहाँ तक का पॉलिनेशन वाला टॉपिक तक। इसके बाद जो है हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है इसको स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और पॉलिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली PYQs आता ही आता है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है। और सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए जो है आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और सारे लेक्चर्स जो है आप उसको देखिए, बहुत शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, आपको समझ में आएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।